Welcome back to Revive FM 94.2. I'm your host Nawaz Raja Pakistani विजय वीकली प्रोग्राम, और प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में थोड़ा सा टॉपिक चेंज करेंगे, अनएक्सपेक्टेड में चेंज करने लगा हूँ। मेरे जहन में आ रहा है कि 16 दिसंबर को एपीएस का भी एक बड़ा वाकया हुआ, जिसको सोच के रोंगटे खड़े हो जाते। तो मुझे याद है अब भी कि मैं ऑफिस से जब घर वापस गया तो वालदा बड़ी रो रही थी। मैंने कहा अम्मी क्या हुआ, क्यों रो रही है? कहती टीवी देखो क्या हुआ है। तो मासूम बच्चों की जान ली गई। मैं जनरल साहब की तरफ आऊंगा कि ये यानी कि उस वक्त हम एक जंगी हालत के अंदर थे और हम तालिबान के खिलाफ एक जंग लड़ रहे थे। ये वाकया कैसे हो गया, और ये कहाँ, ये इस वाकये के अंदर कैसे और किन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, और कैसे उनकी गलती को कहा जा सकता है कि ये इन लोगों की गलती है? देखिए, टू स्टार्ट विद हमें ये मान लेना चाहिए कि इंटेलिजेंस फेलियर्स होते हैं। अगर 9/11 हो सकता है तो ये बदकिस्मती से 16/12 भी पाकिस्तान के साथ ही हुआ। ये हमारा मेरा ख्याल 9/11 से बड़ा हादसा था हमारे लिए, नहीं होना चाहिए था ये। और ये किसी तरीके से इसको हम नाकाबिले क्या कहते हैं माफ़ी नहीं है कि आपने ये फेल हुआ इस सिलसिले में। बाद में तमाम किरदारों को कैफे किरदार तक पहुंचा देना वो ठीक है, वो एक क्रेडिट है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। और हमें ये पता होना चाहिए था कि भाई चूँकि पाकिस्तान की फ़ौज ने ऑपरेशन दरबे-अज़ब लॉन्च कर दिया हुआ है, और जिसकी वजह से दहशतगर्दों के खिलाफ उनकी जो है तंग हो रही है ज़मीन। और उस वक्त तक हमारा मीडिया शायद नहीं समझ सका था, हम भी इसको बात को ज़्यादा उठा नहीं रहे थे पाकिस्तान। उस वक्त तक बाकायदा हिंदू जो ट्रेंड इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स थे वो पाकिस्तान के अंदर से पकड़े जा चुके थे, जो दहशतगर्दों के रूप में, जो सो कॉल्ड पठानों के रूप में यहाँ पर मौजूद थे। और ये भी बड़ा वाज़ेह हो चुका हुआ था कि भारत और दूसरी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो मिल के अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ बड़े खुला इस्तेमाल कर रही हैं, और उनके इरादे क्या हैं। तो इस हालात में हमें और चौकस रहना चाहिए था कि पाकिस्तान फ़ौज टारगेट होगी, पाकिस्तान फ़ौज से मुतालिक जो इदारे हैं वो टारगेट होंगे। और ये हुआ। मैं समझता हूँ कि 16 जिस तरह हमारा 16 दिसंबर 1971 को हम याद कर रहे हैं, इसी तरह 16 दिसंबर जो ये है जहाँ पे मेरे एक तो 43 बच्चे जिस बहीनगाना अंदाज में शहीद कर दिए गए, वो एक बजाते खुद एक ऐसा सानिया है जो, जैसा मैंने पहले कहा कि 71 वाला हमारे साइकी से नहीं जा सकता, ये भी हम कभी नहीं भुला सकते। इसलिए नहीं भुला सकते कि जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, तरीका जिस तरीके से जाना वो भी अल्लाह के हाथ में है। लेकिन मेरे कौम के जो बच्चों को जिस बेईमाना तरीके से शहीद किया गया, और जो लोग इसमें मुलव्वस थे या जो लोग इसके मास्टरमाइंड्स थे, मैं कैसे ये मान लूँ कि उन लोगों के साथ पाकिस्तान कभी बात कर सकता है? मैं ये कैसे मान लूँ कि वो जो हमारे मगरबी सरहद पे भारत में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ रिश्वतवानियाँ करते रहे हैं, उनके साथ किसी स्टेज पर हम ये बातचीत करके सुलह की तरफ जा सकते हैं? मैं ये कैसे मान लूँ कि मेरे बच्चों के कातिल, मेरे जो कश्मीरी मुसलमान जो मेरे पाकिस्तानी हैं, कश्मीर में शहीद हो रहे हैं, मेरे बच्चे, मेरी बहनें, वो अपनी इस्मतें लुटा रही हैं पाकिस्तान के नाम पर, वो अपने सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं, मैं कैसे हो सकता है? ये एक ऐसा ज़ख्म है, ये मुंतबिल नहीं हो सकता। ये ज़ख्म अगर ये हमने मुंतबिल होने दिया, हमने इसको अगर ऐसे एक्सेप्ट कर लिया और हम इससे आगे चल पड़े और हमने कहा ठीक है हमें भूल जाना चाहिए, आगे की तरफ देखना चाहिए, जो कौमें ऐसी अपनी ज़िंदगी में ये सारे हादसात को भूल जाती हैं, उनके साथ इससे बड़े हादसात होंगे, इससे कम नहीं होंगे हादसात। जो मुझे थोड़ी बहुत तारीख जिससे मैं सीखी है या जो मैं समझ चुका हूँ, और जो मेरे अपने जो भी मेरा तजिया छोटा मोटा जो भी मेरी अक़ल अल्लाह ताला ने दी हुई है, ये जो भी कौमें भूल रही हैं, भूल जाती हैं, उनका मुस्तकबिल कभी ताबनाक तो बड़ी दूर की बात है, मुस्तकबिल मखदूश हो जाता है। इसलिए ये वाक़या उतना ही अहम है हमारी तारीख़ में और उतना ही बड़ा ज़ख्म है जितना 16 दिसंबर 1971 था। ठीक। समीर मलिक साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, 16 दिसंबर के वाक़ये के ऊपर जो एपीएस के अंदर हुआ? गुज़ारिश ये है कि मैं, आप जानते हैं सभी, मैं लिखने वाला भी हूँ, सब हसास लोग हैं, और अगर बांग्लादेश मेरे मुल्क को दोलख्त करने का जो ज़ख्म है मेरे, वो मेरी रूह में ज़ख्म है और ये मेरे दिल का ज़ख्म है।
बच्चों को, यानी पेशावर जो फूलों का शहर है उससे यानी एकदम 142 बच्चों को फूलों को मसल दिया गया। और मैं तो ये भी कहता हूँ, मुझे वो ताबिश का शेर याद आता है, पता नहीं वो कितना रोया होगा। उसने कहा हमारे खिलने और झड़ने के दिन एक साथ आए हैं, हमें दीमक ने चाटा है शजरकारी के मौसम में। आप ये देखें कि वो बच्चे, आपको पता है कि बच्चे जब कुछ कमीज पे स्याही का निशान हो तो डरते हैं, माँ से बताते हैं जैसे लग गया है। तो मैं कहता हूँ बच्चे सुर्ख स्याही का, सुर्ख रोशनाई का पूरा जिस्म लेके घर के बजाय जन्नत की तरफ चले गए। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अब भी मेरे रोंगटे खड़े हो और आप ये अंदाजा करें आप, यानी कैसे मैं मान लूं, मेरा अपना अजीज सिकंदर, कर्नल सिकंदर, वो वजीरिस्तान में जंग लड़ रहा था, 2 ही उसके बच्चे थे, और वो बच्चे सारे मेरे ही बच्चे हैं जो वहाँ पे शहीद हुए, वो टीचर भी, वो पहरेदार भी, सब भी मतलब है। लेकिन मैं सिकंदर की बात से पर्टिकुलर कर रहा हूँ, उसके 2 ही बच्चे थे, वो खुद शहादत तलाश कर रहा था। और जब मैंने फोन, मुझे पता चला, रात को बच्चों से मेरी बात हुई और उस दिन सुबह पता चला, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं वो चीखती चंगारती अमल से देख रहा था पेशावर की सड़कों के ऊपर, और माँ को, बाप को नंगे सर नंगे पांव भागते हुए देख रहा था। मैं तो मंजर कभी नहीं भूल सकता, वो दिलदोज मंजर कभी नहीं भूल सकता। और जैसे हमारे जनरल साहब ने फरमाया है कि हमें तो बतौर एक जिंदा कौम के इन जख्मों को ताज़ा रखना है, इन जख्मों को मुंदमिल नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। अपने रूह और दिल पर लगे हुए जख्मों का इंशाल्लाह इसका हिसाब लेना होगा हमें। ये लोग सोच लें, वो लोग जो ये सुलह की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और हमें सुलह हदैबिया का दूसरी चीजों का मशवरा देते हैं, वो आए हमसे बहस करके बताएं, हमें आके बताएं कि क्या उनके अपने बच्चे इस तरह शहीद हुए इस बेदर्दी के साथ। क्या वजीरिस्तान में, कश्मीर में और दूसरे बॉर्डर्स में, सरहदों पे उनके बच्चे शहीद हुए? आज एक जज उठता है और कहता है जी, एक मेजर उठता है तो जी कब्जा कर लेता है। मैं उस जज से मैंने कहा था, एक इंटरनेशनल मीडिया में कहा था, मैंने कहा क्या तुम्हारी बच्ची ने कभी ये बेबी का सहारा देखा है? ताबूत के पास खड़ी है, अपने शौहर के शहीद होने पे खड़ी है, तुम्हारी बच्ची कभी खड़ी हुई है? क्या तुम्हें अपने शहीद बेटे का लाशा मिला है तुम्हें कभी? आपको ये बातें करने बड़ी आसान है। ये जख्म जो है वो जिंदा कौमें ये जख्म पाला करती है। मैं तो सच्ची बात है, मैं अपने जख्मों को ताज़ा रखता हूँ, और इंशाल्लाह मैं जब तक इन जख्मों को ताज़ा रखूंगा, मैं समझता हूँ कि मैंने अपने इस मुल्क से, अपने इस बच्चों से, अपनी इस कौज से मैंने वफा की है। और कभी अगर एक लम्हे के लिए भी मैं इसे ओझल कर दूं तो मैं सब अपने आप को बहुत बड़ा प्रदान होगा। जी प्रोफेसर अहमद हुसैन आलम साहब, आपसे मैं इसके मुतालिक पूछना चाहूँगा सर, एपीएस के मुतालिक अगर आप कुछ कहना चाहें। चंद मिनट है, सिर्फ 2 मिनट है सर हमारे पास। मैं उस दिन, क्या उसको कहते हैं, 2014 की बात है, और मैं तो 2 दिन सो नहीं सका था। और यकीन करें कि आज भी हम जब स्कूल कॉलेज, ज़ाहिर है मैं तो तालीमी इदारे में पढ़ाता हूँ, तो मुझे ना सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल आता है जिन्हें मैं स्कूल छोड़ के आया होता हूँ, कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, जैसे जनरल साहब ने कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर, इस तरह का इंटेलिजेंस फेलियर खुदा ना खास्ता दोबारा कभी ना हो। मैं या अपने बच्चे के लिए या किसी के बच्चे के लिए भी ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि दोबारा ऐसी कोई सिचुएशन आए। ऐसे लोगों को जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है वो दी जानी चाहिए, ताकि आइंदा किसी को जरूरत ना हो कि वो इस तरह की चीजों में आलाकार बन सके। चलो, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो 16 दिसंबर का दिन चुना गया था, ये जानबूझ के चुना गया था पाकिस्तानियों को बताने के लिए कि तुम्हारे दुश्मन अभी जिंदा हैं। बिल्कुल, और इसी चीज़ से उम्मीद है कि आज हमें, जो हमने प्रोग्राम के अंदर बातें की, हम एज ए कौम इस चीज़ को कुछ लर्न कर सकेंगे। जैसे कि प्रोफेसर अहमद हुसैन आलम साहब ने बताया कि ये 16 दिसंबर का जो वाक़या है, ये एक छोटा वाक़या नहीं, इस दिन को चुना गया हमारे दुश्मन मुल्क ने, सोचा, प्लान किया और उसी दिन को चुना जब उसने 16 दिसंबर जो बांग्लादेश का है उस ख़ास डेट के अंदर इस वाक़े को किया। तो हम बहुत सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो हम मीडिया के ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। आप तमाम शुरका का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सर वक्त निकाला, रिटायर्ड जनरल मुस्तफ़ा साहब का, अहमद हुसैन आलम साहब का और समीरा मलिक साहब का। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जल्दी हम दोबारा किसी और प्रोग्राम में किसी और टॉपिक के ऊपर बात करते हुए मिलेंगे सर। टिल देन सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।